चलिए, गुड आफ्टरनून ऑफ यू। कल की क्लास में अपन लोगों ने एसी सर्किट का बिहेवियर देखा था। तो उसके लिए सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। उसके बाद अपन ने इंडक्टेंस का बिहेवियर देखा था, और इंडक्टेंस के बिहेवियर में अपन ने ये देखा था कि द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इक्वेशन, जो वोल्टेज इक्वेशन आपकी आएगी वो थी आपकी V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। एंड इसी से जो अपन ने डेरिवेशन किया था करंट की इक्वेशन का, वो आ गया था आपका I इजिकल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है। और इसके साथ जो आपका वे, ये तो हो गया था आपका सर्किट डायग्राम। इसी के साथ अपन ने इसमें वेव डायग्राम और फेजर डायग्राम, इन दोनों ही डायग्राम को इसमें इंक्लूड किया था। और यहाँ पे वी हैव ड्रॉन द वोल्टेज एंड करंट वेव फॉर्म। तो इस वोल्टेज और करंट वेव फॉर्म में किसी को डाउट है क्या? कोई आगे बढ़े। इस फेजर डायग्राम में और वेव डायग्राम में किसी को प्रॉब्लम है क्या बेटा? नो सर। ठीक है, तो ये तो था आपका किसके लिए, अपना इंडक्टेंस के लिए। नेक्स्ट जो है इसमें एक और लास्ट जो अपना है, थर्ड वन इज कैटेगरी। वैसे सभी को ये आता होगा, लेकिन मैं बस एक बार इसका जनरल रिवाइज करा रहा हूँ, क्योंकि ये आपका पूरे ही एसी सर्किट में बहुत ही इंपॉर्टेंट की तरह काम करेगा, सर्किट की तरह। ठीक है, एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली। ठीक है, अब अपन कौन सा सर्किट देख रहे हैं? जब अपना, सॉरी लाइन थोड़ी गलत बन गई। एसी सर्किट जब अपन ने कंटेनिंग, जब सिर्फ अपन ने क्या किया है, कैपेसिटेंस लिया है। अब अगर अपन बात करें सिंपल कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर का काम क्या रहता है? कैपेसिटर एक तरीके का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए काम करता है। ठीक है ना। और अगर अपन इसको और तरीके से बोलें तो ये भी एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, बट इट कैन स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेट, अपना इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों ही आपका एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। जो एनर्जी आप इंडक्टेंस में करते हो, वहाँ पे अपन एनर्जी को शेयर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और कैपेसिटेंस में अपन जब आते हैं, सॉरी, वहाँ पे अपन इंडक्टेंस में अपन इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करते हैं, क्योंकि वहाँ पे करंट की वैल्यू में चेंज आता है। ठीक है। और जो वहाँ पे एनर्जी स्टोर होती है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ हाफ एल आई स्क्वायर, है ना। इंडक्टेंस में हाफ एल आई स्क्वायर। और यही चीज अगर अपन कैपेसिटेंस में देखते हैं, तो यहाँ पे जब अपन कैपेसिटर की बात करते हैं, तो वी कैन स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज यहाँ पे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होता है एक तरीके का हर एक अल्टरनेट वेव साइकिल में। और उसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि यहाँ पे जो भी अपन वैल्यू निकालते हैं, चाहे वो वोल्टेज की हो चाहे वो करंट की हो, उसके लिए जब अपन एनर्जी स्टोर करते हैं, तो द एनर्जी स्टोरिंग इज गिवन बाय द हाफ सी वी स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू का अपन चेंज देखते हैं। ठीक है, वोल्टेज का वैल्यू का चेंज कैसे देखते हैं? वी कैन डिनोट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और वहां पे V की वैल्यू में चेंज आता है। ठीक है, तो मान लीजिए सबसे पहले अपन ने कैपेसिटर लिया, यहाँ पे वोल्टेज गिवन था V, करंट यहाँ पे अपन ने फ्लो कराया I। क्लियर। अब अपन सब जानते हैं कि जब भी कभी अपन कोई भी, आपने सप्लाई वोल्टेज लिया, अब जब सप्लाई वोल्टेज अपन ले रहे हैं, उस सप्लाई वोल्टेज से जब अपन करंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ करंट विद द हेल्प ऑफ आई इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी। मतलब जो भी आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा कैपेसिटर के बीच में, उस रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज से अपन ये देखते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में आपका कितना वोल्टेज चेंज हो रहा है, और उससे आपकी करंट की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है। ठीक है ना। तो इसका भी एक छोटा सा डेरिवेशन अपन देख लेते हैं यहाँ पे, किसको निकालने के लिए? करंट की वैल्यू को निकालने के लिए। ठीक है, तो लेट एन अल्टरनेटिंग voltage is given by alternating voltage is given by V is equal to V max sin ओमेगा टी। ठीक है, और उसी के साथ
जब अपन चार्जिंग करंट की बात करेंगे, चार्जिंग करंट इन द कैपेसिटेंस, चार्जिंग करंट इन द कैपेसिटिव सर्किट is given by I is equal to C multiplied by rate of change of potential difference. ठीक है, rate of change of potential, it means that the value of I is equal to C multiply by, ये क्या होगा rate of change of potential difference, बताएं what is rate of change of potential difference, कितना आएगा यहाँ पे, बताएं बेटा कोई भी क्लास में से, dv by dt। डी बाई टी, वेरी गुड रिद्धि, डीवी बाई डी, ठीक है। तो जो भी आपका कैपेसिटेंस में वोल्टेज की वैल्यू में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो वैल्यू अपन यहाँ पे लेके चलेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, अब अपन जानते हैं द वैल्यू ऑफ वी, वी की वैल्यू क्या है अपने पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी, वी की वैल्यू क्या है, Vm sin omega t। वी एम साइन ओमेगा टी, वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। डिफरेंशिएट करिए इसको, वी एम आ जाएगा, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएट क्या आएगा, cos omega t। ओमेगा, ओमेगा भी आएगा ना, omega cos omega t। ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि जो वैल्यू अपनी आई है वो कॉस में आई है, लेकिन अवर मेन एम इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन द फॉर्म ऑफ साइनसोइडल वेव फॉर्म, क्योंकि जब अपन इसका वेव डायग्राम और फेजर डायग्राम बनाएंगे तो वो आपका साइनसोइडल बिहेवियर होना चाहिए उसका, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पे जो करंट की वैल्यू आएगी, वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू ओमेगा सी वी मैक्स, ओमेगा सी मैंने ओमेगा बाहर आगे रख लिया, ओमेगा सी मल्टीप्लाई बाय वी मैक्स साइन, क्या हो जाएगा बताइए, जब कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे, हाँ रिद्धि क्या आएगा, पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी। हाँ पाई बाय 2 बाद में आएगा, क्योंकि अपन इस ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में उसको वेरिए कर रहे हैं, ठीक है। +5 -5 को अपन वेरी करते हैं, तो यहाँ पे अपन 5 क्या ले रहे हैं, जब अपन पर्टिकुलर साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो अपन उसको 90 डिग्री ले रहे हैं, दैट इज द वैल्यू ऑफ साइन इज साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ठीक है। और इसको अपन रीअरेंज करेंगे, दैट इज द वैल्यू ऑफ वी मैक्स अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा सी को अपन इसमें नीचे लेके जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आज सिंपल ये भी कर सकते हैं कि ओमेगा सी का अपन ने दोनों जगह मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया दोनों में, या सिंपल ओमेगा सी को अपन 1 अपॉन ओमेगा सी भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई आपकी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो जो फाइनल जो करंट आपका यहाँ पे निकल के आया है विद द हेल्प ऑफ दिस, ये क्या आ गया आपका, आई इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस
पाई बाई 2, ये आपकी करंट की वैल्यू आएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर ये चीज आपकी आ रही है, इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ करंट लीड्स द applied voltage by पाई बाई 2। ऐसे अपन इसकी वैल्यू निकालते हैं। समझ आया? सबसे पहले अपन ने एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस लिया, एक कैपेसिटर यहाँ पे लिया, उसके बाद इनपुट सप्लाई दिया अपन ने एसी सप्लाई, उस एसी सप्लाई के बाद अपन ने करंट की वैल्यू जो निकाली है आई इक्वल टू सी डीवी बाई डी टी से यूज करी। वोल्टेज यहाँ पे अपन ने पुट किया वी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, उसका फिर डिफरेंशिएट किया। जैसे आपका डिफरेंशिएट आया तो वो आया आपका ओमेगा सी वी मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, क्योंकि कॉस को अपन ने फिर साइन में कन्वर्ट किया है आफ्टर डिफरेंशिएशन, क्योंकि अपन को जो वेव डायग्राम लेना है और जो अपना वेव डायग्राम बनाना है वो अपन विद रिस्पेक्ट टू साइनसोइडल वेवफॉर्म बनाएंगे। इसलिए अपन ने करंट की जो इक्वेशन है उस करंट की इक्वेशन को यहाँ पे अपन ने साइन के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो जो वैल्यू आपकी आ गई यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ आई इज वी मैक्स अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, मतलब इस ओमेगा सी के टर्म को मैं नीचे ले गया डिनोमिनेटर में, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो उसके बाद जो वैल्यू आपकी आई है, फाइनली जो करंट की वैल्यू आई है, द वैल्यू ऑफ करंट इज आई इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब इस इक्वेशन से अपन को मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 आपकी वोल्टेज की है, ठीक है, और जो आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई आपकी करंट की। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 टू आपको ये दिख रहा है कि करंट की वैल्यू जो है, क्योंकि यहाँ पे साइन ओमेगा टी है और करंट और वोल्टेज में डिफरेंस कितना आ रहा है आपका पाई बाई 2 का आ रहा है। अब वो पाई बाई 2 तो आ रहा है और उसके साथ साथ पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब करंट की वैल्यू लीड कर रही है। तो जब भी अपन प्योर कैपेसिटिव सर्किट की बात करते हैं उसमें करंट की वैल्यू हमेशा लीड करती है विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। ठीक है, समझ आया? इस में कोई किसी को डाउट हो तो बताओ बेटा मेरे को। आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका टर्म आया है दैट इज जो आई मैक्स की वैल्यू जो आई है वो आई है आपकी क्या, वी एम अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। तो उससे जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी कोई किसकी वैल्यू आएगी, वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, वी नो दैट कि जो आई मैक्स की वैल्यू जो अपनी आई है, आई मैक्स की वैल्यू क्या आई है बेटा बताएं इस इक्वेशन से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई मैक्स, आई मैक्स की वैल्यू क्या है? वी मैक्स अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। हाँ, वेरी गुड। तो आई मैक्स की वैल्यू जो आई है वो आई है आपकी वी मैक्स अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, दैट इज इससे जो आपकी एक्स सी की वैल्यू जो आई थी कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू वो इसी से निकल के आएगी, वैल्यू ऑफ एक्स इज 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, इन ओम। समझ आया? जब अपन इंडक्टिव रिएक्टेंस निकाला था तो वहां पर एक्सएल की वैल्यू क्या आई थी, वैल्यू ऑफ एक्सएल इज ओमेगा एल। और जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं तो इसमें जो आपकी एक्स सी की वैल्यू आई है वो आई है आपकी 1 अपॉन ओमेगा सी। 1 अपॉन ओमेगा सी यहाँ पे 1 अपॉन 2 पाई एफ सी, दोनों चीज आपकी एक ही है। ठीक है, और एक और चीज इसमें ये है, इसमें भी जो आपकी वो आएगी पावर की वैल्यू आएगी वो भी आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे फॉर अ कंप्लीट साइकिल क्या हो जाएगी, जीरो, है ना, क्योंकि कॉस टर्म आएगा, साइन टर्म आ जाएगा वहां पे। सो इसमें भी एक नोट डाल के अपन लिख सकते हैं यहाँ पे, द टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय अ
कैपेसिटिव सर्किट इज 0। मतलब यहाँ पे भी आपकी जो टोटल पावर आएगी P इक्वल टू BI से यूज करेंगे तो वो भी आपकी यहाँ पे ओवर कंप्लीट साइकिल क्या हो जाएगी यहाँ पे 0। ठीक है ना, चाहे वो प्योर इंडक्टिव सर्किट हो चाहे वो प्योर कैपेसिटिव सर्किट हो। अब यहाँ अपन देखेंगे यहाँ पे जो आपकी वोल्टेज और करंट की इक्वेशन आई है उस वोल्टेज और करंट की इक्वेशन से इसका वेव डायग्राम और फेजर डायग्राम, चलिए बनाइए साथ में इसका वेव डायग्राम फेजर डायग्राम। ये अपन ने रेफरेंस लिया इसका। ठीक है, सबसे पहले मैंने बना दिया यहाँ पे एक वोल्टेज की वेवफॉर्म। वोल्टेज कितना है आपका V इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी। ठीक है, 0 π/2 पाई 3 π/2 और 2 पाई विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी अपन इसको देख रहे हैं। यहाँ अपन ने बना ली सबसे पहले वोल्टेज। अब मुझे क्या करना है, मुझे अब इसी जगह करंट की वैल्यू को आपको इंडिकेट करना है, मतलब बना के दिखाना है। अब जब करंट की वैल्यू अपन आ रहे हैं दैट इज आई की वैल्यू क्या है आपकी I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस π/2। इट मीन्स दैट कि इसकी जो करंट की जो वेवफॉर्म चलेगी वो आपकी कहाँ से चलेगी, मतलब उसका 0 पॉइंट जो स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा, इस जगह से स्टार्ट होगा, मतलब 0 पॉइंट के लेफ्ट से। क्योंकि प्लस π/2 मतलब पहले आपका करंट आ रहा है फिर आपका वोल्टेज आ रही है, दैट इज लाइक दिस। इसको मैं यहाँ से डॉट डॉट करके आपको दिखाता हूँ। ये मैंने π/2 से स्टार्ट किया, ठीक है, लाइक दिस। ऐसे ऐसे ही आ रही है, समझ आया। इसका मतलब यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है दिस करंट वेव फॉर्म, ये जो करंट की वेव फॉर्म आपको यहाँ पे दिख रही है I इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस π/2। साइन ओमेगा टी प्लस π/2 से अपन करंट की वेव फॉर्म को यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं। समझ आया कैसे अपन ने इसमें करंट की वेव फॉर्म को ड्रॉ किया, क्योंकि करंट की वैल्यू आपकी लीड कर रही है यहाँ पे π/2 एंगल से। दिस इज योर वेव डायग्राम। सिमिलरली जब अपन फेज डायग्राम की बात करेंगे तो मान लीजिए फेज डायग्राम सबसे पहले आपने जो रेफरेंस लिया है जो आपका ओमेगा टी टर्म के साथ साइन ओमेगा टी, सिर्फ कोई भी एंगल उसमें नहीं है, वो आपका वोल्टेज है। तो ये अपन ने वोल्टेज रेफरेंस में ले लिया लाइक दिस, ये आपका वोल्टेज हो गया। अब यहाँ पे आपकी करंट की वैल्यू क्या कर रही है, लीड कर रही है या लैग कर रही है, बताएं। लीड कर रही है कितने एंगल से, फॉर प्योर कैपेसिटिव π/2 से। वेरी गुड। π/2 से यहाँ पे करंट की वैल्यू यहाँ पे इस वोल्टेज से लीड कर रही है। तो इसका मतलब फॉर दिस, यहाँ अपन ने इसको थोड़ा सा स्ट्रेट बना लेना आप लोग। ये करंट की वैल्यू अपन यहाँ पे दिख रहे हैं एंड दिस वैल्यू ऑफ करंट लीड वोल्टेज बाय π/2। ठीक है, तो दिस इज अ फेजर डायग्राम। सर्किट डायग्राम अपन ने पहले ही बना लिया था। ये जो है दिस इज योर सर्किट डायग्राम। ठीक है, समझ आया कंसेप्ट कैपेसिटेंस का, एक बार और रिवाइज हो गया। कैसे अपन करंट की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे ओमेगा टी प्लस π/2 के फॉर्म में, मतलब इसमें करंट की वैल्यू और वोल्टेज की वैल्यू निकालना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके बिना आप किसी भी वोल्टेज वेव डायग्राम को और फेज डायग्राम को फॉर अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट नहीं बना सकते। दिस इज फॉर प्योरली
कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, समझ आया है कैपेसिटिव सर्किट का बारे में आपको? इसका कंसेप्ट कैसे बनाया अपन लोगों ने? वेव डायग्राम में और फेव डायग्राम में किसी को कोई डाउट? बताइए बेटा, आगे बढ़े। यस सर। है ना? तो ये था आपका RLC का कंसेप्ट। अब अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं इसमें, वी आर टेकिंग द AC सीरीज सर्किट। ठीक है, अब इसमें आपके दो ही टॉपिक बचे हैं इस यूनिट में, एक आपका सीरीज सर्किट और एक आपका पैरेलल सर्किट, है ना? तो सीरीज सर्किट के बारे में सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब कभी भी आपकी किसी भी सर्किट में इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, ये तीनों वैल्यूज आपकी सीरीज में कनेक्टेड होती हैं, मतलब लोड अगर आपका सीरीज में कनेक्टेड होता है तो वो आपका सीरीज सर्किट की तरह होता है, और लोड अगर आपका पैरेलली कनेक्टेड है तो वो आपका पैरेलल सर्किट की तरह होता है। तो इसमें लिखिए, द सर्किट in which voltage and current varies both in magnitude and direction. The circuit in which voltage and current varies both in magnitude and direction with time are called AC सर्किट। ठीक है, मतलब अगर अपन AC सर्किट की बात करते हैं तो उसमें जब आपका वोल्टेज और करंट की वैल्यू वेरी करेगी मैग्नीट्यूड के साथ और डायरेक्शन के साथ, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? वी कैन कॉल इट एज अ AC सर्किट। ठीक है, नाउ द AC सर्किट are made up of combination of resistance R, inductance L, and capacitance C। ठीक है, तो जो अपना इसमें कॉम्बिनेशन अपन देखते हैं AC सर्किट के लिए, we can get the value of that AC circuit as a series combination of resistance, inductance and capacitance। क्लियर? अब यहाँ पे जब अपन सीरीज सर्किट की बात करेंगे तो तीन तरीके के सीरीज अपन यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले सीरीज RL सर्किट, जिसमें आपका सीरीज कॉम्बिनेशन होगा रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का। नंबर सेकंड इज सीरीज RC सर्किट, and the third one is series RLC सर्किट। एक मिनट इसको नोट डाउन करिए आप।
क्लियर। तो यहाँ पे जो आपके 3 तरीके के कॉम्बिनेशन होंगे वो होगा आपका सीरीज आरएल सर्किट, सीरीज आरसी सर्किट और सीरीज आरएलसी सर्किट। ये 3 तरीके से आपके इसके कॉम्बिनेशन होंगे जो अपन सीरीज सर्किट इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, लिख लिया सब लोगों ने? नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं, Yes, sir. है ना। तो सबसे पहले जो अपन देखेंगे इसमें सीरीज सर्किट में, द नंबर 1 कॉम्बिनेशन इज रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, that is RL series सर्किट। ठीक है ना। RL सीरीज सर्किट की बात करेंगे, इट मींस दैट कि जो आपका यहाँ पे लोड कनेक्ट करेंगे अपन, वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस लाइक दिस। ठीक है, R एंड L। सप्लाई वोल्टेज यहाँ मान लीजिए अपन ने V सप्लाई वोल्टेज अपन मांग रहे हैं टोटल, है ना। सीरीज सर्किट में एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी अपन सीरीज सर्किट की बात करेंगे तो सीरीज सर्किट में करंट की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। यहाँ पे जो करंट आपका रहेगा, आई करंट जो रहेगा वो आपका यहाँ पे सेम रहेगा। डिफरेंस जो आएगा वो आपका किस में आएगा? वोल्टेज के ड्रॉप में। ठीक है ना, दैट इज VR ड्रॉप एंड द VL ड्रॉप। समझ आया? मतलब जब भी कभी सीरीज सर्किट की बात हो रही है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपन कोई भी सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं या अपन बैटरी का यूज करते हैं किसी भी उसका, तो उसमें जो आपको जैसे 9 वोल्ट की बैटरी है वो मैंने आपको बताया था 1.5 1.5 1.5 1.5, इसके 4 आपके कॉम्बिनेशन मैंने बताए थे 1.5 वोल्ट के, है ना। उसमें करंट की वैल्यू आपकी सेम होगी। तो हमेशा जब भी सीरीज सर्किट की बात होती है तो फॉर दैट द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज डिफरेंट बट करंट इज सेम। ये आपको सीरीज सर्किट में ध्यान रखनी है। ठीक है, दिस इज सर्किट डायग्राम। क्लियर? आगे बढ़े हैं। अब मुझे कोई ये बताएं, अब अपन इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे, तो मुझे ये बताओ कि फेजर डायग्राम में जो अपन रेफरेंस लाइन लेंगे वो रेफरेंस लाइन किसकी होगी? करंट की होगी या वोल्टेज की होगी? बताएं। यहाँ पे जो रेफरेंस लाइन है जिसको अपन ने हॉरिजॉन्टल में अभी यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ये रेफरेंस लाइन करंट होगा या फिर वोल्टेज होगा? बताइए फटाफट। बताओ बेटा जल्दी। सर करंट का होगा। करंट क्यों होगा मोहम्मद? सर वोल्टेज का होगा सर, सर क्योंकि इंडक्टेंस वोल्टेज लगा हुआ डिफर था। करेगा ना दोनों में। क्या कह रहे हैं मोहम्मद? पहले आप बोलो फिर सूरज आप बोलना। यहाँ पे करंट होगा सर या क्योंकि वोल्टेज? वोल्टेज डिफरेंट रहेगा सर दोनों में। हाँ वोल्टेज। हाँ सूरज आप क्या बोल रहे हो? सर इंडक्टेंस लगा हुआ सर, वोल्टेज होगा सर। नहीं वोल्टेज नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ। ये आपका सीरीज सर्किट है, इसका मतलब रेफरेंस वैल्यू वही होगी जो आपकी पूरे सर्किट में सेम हो। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू जो है, अप्लाइड वोल्टेज जो है, उससे आपके 2 वोल्टेज निकल के आ रहे हैं, दैट इज VR और VL। यहाँ पे 2 ड्रॉप्स आ रहे हैं बिकॉज ऑफ 2 लोड्स। यहाँ पे R लोड है और L लोड है, उसमें आपके 2 ड्रॉप आ रहे हैं VR और VL। इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या करेंगे, करंट को यहाँ पे रेफरेंस ले लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा एक फेजर डायग्राम में। अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, इस करंट के बाद
मेरे को फेज डायग्राम का मतलब क्या होता है कि आपके सर्किट डायग्राम में जितने भी पैरामीटर्स हैं उन सब पैरामीटर्स को मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा इस फेज डायग्राम में। तो एक एक करके अपन देखेंगे यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप। सबसे पहले जो वोल्टेज ड्रॉप मैं लूंगा, द नंबर 1 वोल्टेज ड्रॉप इज VR। ठीक है ना। तो एज वी नो, जब अपन VR की बात कर रहे हैं तो जब वैल्यू ऑफ VR इज I इंटू R, यही होता है। ठीक है, IR है, इसका मतलब अगर मैं VR और करंट के बीच में आप लोगों से पूछूं कोई फेज डिफरेंस है या नहीं है, तो इसका जवाब क्या होगा? रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज और करंट मतलब VR और I के बीच में कोई फेज डिफरेंस होता है? नो सर। नहीं होता ना। इसका मतलब कि जिस लाइन में अपन ने करंट को रेफरेंस माना है उसी लाइन में, उसी स्पेसिफिक में अपन कहा इसको VR क्या फेज भी बताएंगे जिसकी वैल्यू है आपकी IR। ठीक है, समझ आया? कोई भी फेज डिफरेंस नहीं था रेजिस्टेंस के लिए, इसीलिए अपन ने VR को ऐसे ड्रॉ किया, मतलब VR को भी अपन ने करंट वाली लाइन में इसमें इंडिकेट किया है। नाउ नेक्स्ट इज योर VL। अब VL का जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, द वैल्यू ऑफ VL इज I मल्टीप्लाई बाय XL। ठीक है, I इंटू XL से अपन इसको करते हैं, I इजिकल टू XL, या फिर इसको अपन क्या और क्या बोल सकते हैं? वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज दिस वन, I is equal to XL और I मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, बोथ आर सेम। अब मुझे बताइए, इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टेंस और करंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये बताएं। वोल्टेज लीड करता है π/2 फेज से। और कोई? और कोई बताएगा इसका जवाब? सर करंट लैग करता है π/2 से। हाँ, देखो यहाँ पे दोनों सेम, आप दोनों चीजें आपके सेम है। रिद्धि ने जो बोला है वो भी सही बोला है कि यहाँ पे वोल्टेज लीड कर रहा है π/2 से, और मोहम्मद ने जो बोला है वो बोला है करंट लैग कर रहा है। इसका मतलब ये आपका करंट है। अब मेरे को I और VL के बीच में मेरे को फेज डिफरेंस बताना है, तो I और VL के बीच जो फेज डिफरेंस होगा वो आपका π/2 का होगा, लाइक दिस। ये अपन ने बना दिया, अपन ने, दिस लाइन इज फॉर VL। ठीक है ना, और इसमें जो डिफरेंस आ रहा है, द डिफरेंस इज ऑफ π। वैल्यू ऑफ VL इज I इंटू X। समझ आया किस तरीके से अपन ने किया? अपन को चाहिए इसमें टोटल सप्लाई वोल्टेज, तो टोटल सप्लाई वोल्टेज आपको तभी मिलेगा, तभी आप ड्रॉ कर पाओगे जब आपको ये पता होगा कि VR को और VL को कहाँ अपन ने इंडिकेट किया है। ठीक है, अब अपना मेन एम क्या है कि जब भी अपन इसको टोटल वोल्टेज को इसमें देखेंगे तो अपन क्या करेंगे, ये वाला जो आपका पॉइंट है इसको अपन एक्सटेंड करेंगे इसके पैरेलल वाली ब्रांच के अक्रॉस, मतलब इसको लाइक दिस, ऐसे अपन एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, ऐसे अपन VR को कनेक्शन करेंगे VL के अक्रॉस, लाइक दिस, ऐसे इस तरीके एक्सटेंड करेंगे। और जो भी आपका यहाँ पे कॉमन पॉइंट होगा, इस कॉमन पॉइंट में जो आपको वोल्टेज मिलेगा लाइक दिस, ये, तो ये वोल्टेज आपका क्या हो जाएगा, लाइक दिस। अब ये वोल्टेज कौन सा हो जाएगा? दिस वोल्टेज इज योर टोटल वोल्टेज। ठीक है ना, जो VR और VL के रिस्पेक्ट में अपन को मिला है, इसके पीक पॉइंट से अपन को मिला है, जो आपका इसमें पीक पॉइंट यहाँ पे आपका कॉमन टच हो रहा है, तो दिस इज योर V, दैट इज I मल्टीप्लाई बाय Z। क्योंकि AC सर्किट है तो जो आपका टोटल रेजिस्टेंस जो निकल के आएगा वो आपका रेजिस्टेंस इम्पीडेंस के फॉर्म में आएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे वोल्टेज और करंट के बीच में जो आपकी एंगल रहेगा, दैट एंगल विल बी
फाइन। ठीक है, समझ आया कंसेप्ट कैसे अपन ने फेजर डायग्राम ड्रॉ किया फॉर आरएल सर्किट के लिए, आरसी सर्किट के लिए और आरएलसी सर्किट के लिए, उसके लिए भी फेजर डायग्राम अपन ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आप पर्टिकुलर वोल्टेज देखेंगे, उस पर्टिकुलर वोल्टेज को ड्रॉ करेंगे, फिर अपन विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम यहाँ पे जो आपका वोल्टेज, टोटल वोल्टेज आ रहा है उसको अपन ड्रॉ कर देंगे। टोटल वोल्टेज जो आपका बनेगा वो आपका यहाँ इस पॉइंट पे आएगा, दैट इज V इक्वल टू I Z। थोड़ा सही से इसको बता देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। इस पॉइंट पे, ठीक है, समझ आया कंसेप्ट? इसमें किसी को भी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है अभी। दिस इज योर रिक्वायर्ड फेजर डायग्राम फॉर आरएल सर्किट। क्लियर? किसी को पूछना है इसमें कुछ? समझ आया सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे किया अपन ने एसी सर्किट का? नाउ नेक्स्ट इज द, अब इसमें अपन क्या लेंगे, यहाँ पे अपन ये ले रहे या ये देख रहे हैं कि ये जो अपन ने अब डायग्राम बनाया हुआ है इसमें जो टोटल अप्लाइड वोल्टेज आया है, द अप्लाइड वोल्टेज being equal to the phasor सम ऑफ, मतलब जो टोटल अप्लाई वोल्टेज आपने निकाला है वो फेजर सम की हेल्प से निकाला है, फेजर सम ऑफ VR एंड VL, मतलब जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस, इन दोनों का जो अपन ने फेजर डायग्राम फेजर सम किया हुआ है उससे आपका अप्लाइड वोल्टेज निकला है एंड इट विल बी गिवन बाय diagonal of the पैरेललोग्राम। ठीक है ना? तो यहां पे जो आपकी इक्वेशन जो आएगी, टोटल सप्लाई वोल्टेज जो अप्लाइड वोल्टेज है या सप्लाई वोल्टेज है उसकी वोल्टेज जो निकल के आएगी वो आपकी निकलेगी इसमें जब हम फेजर सम करेंगे दोनों VR और VL का, एंड इट विल बी गिवन बाय द डायगोनल ब्रांच ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्लियर? समझ आया बेटा आप लोगों को ये आरएल ब्रांच आरएल सर्किट कैसे अपन ने सॉल्व किया? न्यूमेरिकल भी sir. अपन इसी तरीके से करते हैं। ठीक है, नाउ द अप्लाइड वोल्टेज इज, यहाँ पे जो अप्लाइड वोल्टेज आपका आया है वो अपन ने निकाला है विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम ऑफ पैरेललोग्राम, दैट इज टोटल सप्लाई वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज बात एक ही है। द वैल्यू ऑफ V इज इक्वल टू VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर। ठीक है ना? और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस VR ये कितना है आपका I मल्टीप्लाई बाय R, इसका स्क्वायर, और VL कितना है आपका I मल्टीप्लाई बाय XL, इसका स्क्वायर। इट इज I अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। तो टोटल V जो आपका इसमें निकल के आया है that will be equal to the value of IZ।
ठीक है, एंड द क्वांटिटी, ये जो आपका निकल के आया है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, इसको अपन इंडिकेट कर रहे हैं जेड से। ठीक है, दैट इज इम्पीडेंस, और इसकी यूनिट हमेशा किसमें होती है? आपकी ओम में। ठीक है, है ना। मतलब यहाँ पे जो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर अपन ने फाइंड आउट किया हुआ है, इसमें z की वैल्यू जो आई है, दिस वैल्यू इज द इम्पीडेंस वैल्यू, इसको अपन ने ऐसे इंडिकेट किया हुआ है। इसी तरीके से अपन यहाँ पे tan phi एंगल भी निकाल सकते हैं, वैल्यू ऑफ tan phi, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है आपका VL, बेस है आपका VR, तो tan phi कितना हो जाएगा आपका? VL अपॉन VR IXL अपॉन IR XLYR. So the value of phi is equal to tan inverse of XL/R. ठीक है, तो दो कंपोनेंट्स में अपन निकालेंगे। एक तो हो जाएगा आपका इसमें अप्लाइड वोल्टेज, जिसकी वैल्यू अपन ने V निकाली है ना, और दूसरा हो जाएगा इसमें आपका इसमें फाई कितना इसमें निकल के आ रहा है। ठीक है, समझ आया कैसे अपन ने किया इसको? RL सर्किट के कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को? कैसे अपन ने इसमें इम्पीडेंस की वैल्यू और जो फाई एंगल अपना आया है वोल्टेज और करंट के बीच में, वो अपन ने निकाला है यहाँ पे। बताओ बेटा, कोई डाउट हो तो बताओ मेरे को, तो अपन आगे बढ़े। बेटा कोई डाउट है क्या? नो सर। No, sir. ठीक है, अब यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आ गई, आर सर्किट बना लिया। अब होता क्या है कि जब भी अपन एसी सर्किट की बात करते हैं तो उसमें आपके अलग अलग टाइप के ट्रायंगल आ जाते हैं। ट्रायंगल आ जाते हैं मतलब जहां आपके 3 कंपोनेंट्स आते हैं, उसकी हेल्प से अपन ट्रायंगल को फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, जो आपको सबसे पहला फिगर जो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, वो है आपका इसमें वोल्टेज ट्रायंगल। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कैसे होता है। वोल्टेज ट्रायंगल का मतलब ये है कि आप VR को, VL को और जो आपका V है, इन दोनों को आपको एक सिंगल ट्रायंगल में अपन को ड्रॉ करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए VR कहाँ था आपका, इस तरीके से मान लीजिए एक AB ब्रांच में इसमें आपको बता रहा हूँ, दिस AB ब्रांच। ठीक है, अब यहाँ पे इस AB में जो मैं आपको ड्रॉ बताना चाह रहा हूँ, दिस इज योर रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप, जिसको अपन इंडिकेट करते हैं VR से। ठीक है, ये तो हो गया आपका रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप। अब VR के बाद यहाँ पे जो दूसरा जो वोल्टेज ड्रॉप है, वो है इसमें आपका VL। ठीक है ना, ये देखिए, एक हो गया आपका VR, दूसरा है आपका VL। तो अपन क्या करेंगे, जब भी अपन ट्रायंगल बनाते हैं तो अपन स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम रखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे A से B बनाया, अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, B से C के लिए लाइक दिस, यहाँ फ्रॉम B टू C, दिस इज योर इंडक्टिव वोल्टेज ड्रॉप, है ना, VL, VR नहीं, सॉरी VL हो जाएगा ये।
VL। अब इस VR और VL इन दोनों को जब मैं कॉम्बिनेशन यूज करूंगा तो मेरे को टोटल क्या मिल जाएगा यहाँ पे फॉर द ब्रांच, यहाँ फॉर द पॉइंट A एंड C। A C से मेरे को क्या मिल जाएगा यहाँ पे बेटा बताएं? एक हो गया आपका रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप, एक हो गया आपका इंडक्टिव वोल्टेज ड्रॉप, और AC के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ फटाफट। बताओ भाई। कैपेसिटेंस वोल्टेज ड्रॉप। कैपेसिटेंस कहाँ से आ गया यार? RL सर्किट की बात कर रहे हैं अपन, ध्यान कहाँ है सूरज? AC ब्रांच जो है वो कौन सी, वो कौन सा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा आपका? The net voltage drop. नेट वोल्टेज, वेरी गुड। मतलब दिस इज योर टोटल सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, that will be your total supply voltage होगा बेटा, टोटल सप्लाई वोल्टेज। समझ आया कैसे बनाया अपन ने वोल्टेज ट्रायंगल? इसी तरीके से नेक्स्ट ट्रायंगल जो अपन एक और इसमें देख सकते हैं, दैट इज इम्पीडेंस ट्रायंगल। अब बताओ इम्पीडेंस ट्रायंगल में कौन कौन सी 3 वैल्यू आएंगी? बताएं बेटा फटाफट। सबसे पहले क्या आएगा AB में बताओ? इम्पीडेंस ट्रायंगल में सबसे पहले AB ब्रांच में क्या क्या आएगा यहाँ पे? सर आर आएगा। R, वेरी गुड मोहम्मद। यहाँ आएगा आपका R इज रेजिस्टेंस R, ठीक है, लाइक दिस। और उसके बाद जो आपका इसके पॉइंट में दूसरे छोर में अपन इसमें स्टार्ट करेंगे, दूसरा पॉइंट फ्रॉम B to C, ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा? एक्सेल। XL, वेरी गुड। इट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है ना, जो आप इंडक्टेंस L बनाते हैं उसको अपन इंडक्टिव रिएक्टेंस XL के फॉर्म में यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। और लास्ट में जो A और C ब्रांच से अपन को मिलेगा वो क्या हो जाएगा? इम्पीडेंस सर। इम्पीडेंस, वेरी गुड। दिस इज योर इम्पीडेंस Z। R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर का होल अंडर रूट हो रहा है ना, इसका मतलब क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पे? इट मीन्स दैट कि यहाँ पे जो R से और XL से जो आपकी वैल्यू यहाँ पे आ रही है, इससे जो वैल्यू आपकी आ रही है, दिस इज योर इम्पीडेंस वैल्यू। ठीक है, समझ आया किस तरीके से अपन ने फॉर्म किया इम्पीडेंस ट्रायंगल को? है ना। और एक और जो ट्रायंगल होता है जो आपका AC सर्किट में अवेलेबल रहता है, दैट इज पावर ट्रायंगल। बुक में भी दिए हुए हैं ये, लेकिन मैं यहाँ पे आपको और इजी तरीके से बता देता हूँ। ठीक है, अब पावर ट्रायंगल के लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो अपना रेफरेंस में मतलब बेस में जो अपन ले रहे हैं वो अपन कौन सा ले रहे हैं? R ड्रॉप ले रहे हैं, रेजिस्टिव ड्रॉप ले रहे हैं, ठीक है ना। तो जब भी कभी जहां आपका रेजिस्टिव ड्रॉप अवेलेबल है या बेस लाइन है, उस लाइन को हमेशा अपन इंडिकेट करेंगे एज अ we can indicate that line as a true power। ठीक है ना, ये हो जाएगी आपकी ट्रू पावर। मान लीजिए इसको मैं दिखा रहा हूँ ट्रू पावर को इन किलोवाट्स, ठीक है। और जहां पे जैसे कि अपन ने VL को इंडिकेट किया है या XL को इंडिकेट किया है, मतलब जहां पे आपका इंडक्टेंस का बिहेवियर आ रहा है, दैट विल बी योर रिएक्टिव पावर।
ठीक है, ये हो जाएगी आपकी रिएक्टिव पावर। एंड रिएक्टिव पावर इज ऑलवेज इन kVAR, है ना। और जो पावर गिवन रहती है या टोटल पावर आपको मिलती है, उस पावर को अपन इंडिकेट करते हैं किससे? दैट इज दिस पावर is indicate in terms of this one, like this, and this is the apparent power. apparent power kVA, इसको अपन kVA मतलब किलो वोल्ट एम्पियर के फॉर्म में इस पावर को अपन इंडिकेट करते हैं। मतलब टोटल सप्लाई जो आपकी आ रही है, एक आपकी ट्रू पावर, एक आपकी रिएक्टिव पावर और आपका अपरेंट पावर, ये तीन तरीके की पावर रहते हैं। अब मैं आपको इंडिकेट करके बताता हूँ कैसे अपन दिखाते हैं। जैसे सबसे पहले मान लीजिए मैंने आपको अपरेंट पावर बताया, ठीक है, तो अपरेंट पावर को अपन इंडिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एस। और इसमें क्योंकि आपका इसकी रेटिंग क्या है, केवीए मतलब किलो वोल्ट एम्पियर है, इसमें इट मींस दैट यहाँ पे वोल्टेज और करंट का कॉम्बिनेशन रहेगा एस इक्वल टू वी आई। और इसकी यूनिट आपकी वोल्ट एम्पियर में भी ले सकते हैं अपन, या किलो वोल्ट एम्पियर में, या मेगा वोल्ट एम्पियर में, वो डिपेंड करता है इसकी रेटिंग पे। ठीक है, एक तो हो गया आपका अपरेंट पावर। नेक्स्ट मैं आपको इसमें बताना चाह रहा हूँ कि जो अपनी नेक्स्ट जो है इसमें, दैट इज ट्रू पावर, है ना। ट्रू पावर मतलब क्या है, जहां पे आपका कॉस कंपोनेंट आ जाता है, दैट इज P इक्वल टू वी आई कॉस फाइव। इसको अपन ट्रू पावर से इंडिकेट करते हैं, P इक्वल टू वी आई कॉस फाइव से। और दैट इट्स यूनिट्स इन ए वॉट्स या किलो वॉट्स या मेगा वॉट्स। और एक और जो अवेलेबल पावर रहती है सिस्टम में, दैट इज ट्रू पावर को अपन एक्टिव पावर भी बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज द लास्ट वन इज द रिएक्टिव पावर, जिसमें अपन जिसको इंडिकेट करते हैं विद नॉमेनक्लेचर Q, एंड इट इज गिवन बाय द वी आई साइन फाइव, ठीक है, Q इक्वल टू वी आई साइन फाइव एंड इट्स यूनिट्स इन VAR। VAR के टर्म्स में इसको अपन इंडिकेट करते हैं। और इन तीनों से ही मतलब जो केवीए रेटिंग, जैसे कि मान लीजिए अपन जब भी ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग हमेशा अपन केवीए में लेते हैं, ठीक है। और जो नॉर्मल रेटिंग अपन ले रहे हैं, नॉर्मल जो सप्लाई अपन कर रहे हैं, नॉर्मल जो भी अपन जनरेशन देखते हैं, वो अपन किस में देखते हैं, वॉट्स में देखते हैं, ठीक है। तो वॉट्स मतलब क्या है कि वो आपकी एक्चुअल में ट्रू पावर है और एक्टिव पावर है। और जो अपरेंट पावर आ रही है, एक्चुअली रिएक्टिव पावर अपन किसी एक एक्सटर्नल डिवाइस से अपन सप्लाई करते हैं, या आपकी कॉइल में या कैपेसिटेंस में अपने आप ही एक रिएक्टिव पावर का पोर्शन आ जाता है। तो एक ट्रू पावर और रिएक्टिव पावर के कॉम्बिनेशन से ही आपको एक टोटल पावर मिलती है, जिसको अपन नाम देते हैं अपरेंट पावर का, ठीक है। तो यहाँ पे RL सर्किट के लिए अगर अपन पावर ट्रायंगल देख रहे हैं, तो यहाँ पे अब क्योंकि अपन L मतलब इंडक्टेंस के बिहेवियर में देख रहे हैं, तो इंडक्टेंस के बिहेवियर में जो रिएक्टिव पावर आएगा वो आपका ऊपर के साइड आएगा यहाँ पे, क्योंकि तीनों के तीनों देखो, यहाँ पे इंडक्टिव वोल्टेज ड्रॉप भी आपका ऊपर के साइड है, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी आपका ऊपर के साइड है, और रिएक्टिव पावर भी आपका ऊपर के साइड है। तो ये वोल्टेज ट्रायंगल, इंपीडेंस ट्रायंगल और पावर ट्रायंगल, ये तीनों ही ट्रायंगल अपन जो इसमें ले रहे हैं, we can get these triangle in the form of which, in the form of the RL circuit। RL सर्किट के लिए अपन ने तीनों ट्रायंगल आपको बताए, ठीक है। और इसमें एक और चीज आती है, जब भी कभी अपन ये पावर ट्रायंगल के लिए टोटल अपरेंट पावर निकालते हैं, तो टोटल अपरेंट पावर केवीए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ किलोवाट का स्क्वायर, मतलब वी आई कॉस फाइव का स्क्वायर प्लस वी आई साइन फाइव का स्क्वायर, मतलब KVAR का स्क्वायर,
ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। जब भी कभी अपन न्यूमेरिकल में जब केवीए मतलब एपरेंट पावर की बात करते हैं, ठीक है, समझ आया किस तरीके से अपन ने जो आर एल सर्किट देखा है आज, रेजिस्टेंस इंडक्टेंस सर्किट देखे थे, उसके लिए कैसे अपन ने इसका फेजर डायग्राम किया, फिर आपका अप्लाइड वोल्टेज आया, जो अपना फेज एंगल जो इसमें आएगा फाई जो आया है वो वैल्यू आई है, और उसके बाद इसमें अलग अलग अपन तरीके से इसमें वोल्टेज ट्रायंगल, इंपेडेंस ट्रायंगल और पावर ट्रायंगल, इनको अपन इंडिकेट कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछो, इस फिगर में जो अपन यहाँ पे बनाया है। कल सुबह 10 बजे क्लास रख लें, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? क्योंकि थोड़ा सा सिलेबस स्पीड थोड़ा स्लो है, तो अगर क्लास ले लेंगे तो थोड़ा सा इसमें स्पीड आ जाएगी इस सिलेबस में। बताओ मोहम्मद रजी। सर कल तो कितने बजे आपकी सर? क्लास होती है ना, वेंसडे को 10 बजे? मेरी क्लास तो है, लेकिन कल वो है, हॉलीडे ऑफ है, बुद्ध पूर्णिमा है ना कल, तो 10 से 11 की क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? वही जो अपन नॉर्मल क्लास रहती है अपनी। ओके सर। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। चलो ठीक है फिर, रख लीजिए सर क्लास। ठीक है रजा, फिर कल मिलते हैं, है ना? यस सर, थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सर।